आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। 15 दिसंबर की तारीख है, दिन है बुधवार। मैं जमशेद कमर सिद्दीकी रोज की तरह दिन भर लेकर हाजिर हूं। शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं उन खबरों को जिन पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा था। जानेंगे उनके आज दिन भर के इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के सियासी मकसद को भी। अयोध्या से करीब 200 किलोमीटर दूर चित्रकूट में संतों का महाकुंभ भी आयोजित हुआ। समझेंगे कि गैर राजनीतिक कहा जा रहा यह सम्मेलन राजनीति से असल में कितना प्रेरित था। फिर बात संसद की करेंगे, जहां लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर दिन भर विपक्षी दलों ने हंगामा किया। फिर बात भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किए गए लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसिटी ने भारत को कठिन पड़ोसियों के बीच स्थित कहते हुए भारत की सीमाई तकरारों को लेकर क्या फिक्र जताई है और एम्बेसडर बनाए जाने पर क्या उपाय करने की उन्होंने बात कही है, ये भी आपको बताएंगे। और अंत में बात करेंगे नासा के उस स्पेस क्राफ्ट की जो सूरज पर पहुंच गया है। समझेंगे इस मिशन को अंजाम कैसे दिया गया और नासा की ये उपलब्धि किस तरह वैज्ञानिकों के काम आने वाली है। लेकिन उससे पहले वक्त है 60 सेकेंड्स हेडलाइंस का। सुनिए खुशबू कुमार से। ओबीसी आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को झटका, नगर पंचायत चुनाव बिना रिजर्वेशन कराने के निर्देश। केंद्र सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को दी मंजूरी। 18 साल के बालिग को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल में मिलेंगे 4 मौके। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम को दी मंजूरी। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में बस नहर में गिरी, 5 महिलाओं समेत 9 की मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली तलब, लखीमपुर से लखनऊ के लिए हुए रवाना। पोर्नोग्राफी केस में 4 सप्ताह तक राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर रोक। तिरंगा के अपमान के मामले में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन का पहला केस, 7 साल का बच्चा नए वेरिएंट से संक्रमित मिला। फिलीपींस में ओमिक्रॉन के 2 नए केस, नाइजीरिया और जापान से आए थे ट्रैवलर्स। और गूगल का अल्टीमेटम, वैक्सीन ना लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी कटेगी, नौकरी से भी धोना पड़ सकता है हाथ। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के काशी के बाद अयोध्या में दिन भर रही राजनीतिक हलचल से। कल बनारस में प्रधानमंत्री की देश भर के भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद आज इन सारे मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा हुआ अयोध्या में। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो इस जमावड़े में थे ही, साथ ही मौजूद रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा ने आज तक से बातचीत में अयोध्या में इस जुटान का उद्देश्य किसी भी तरह से राजनीति से जोड़े जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सारे मुख्यमंत्री चाहते थे कि रामलला के दर्शन करें और राम मंदिर के निर्माण कार्य का अवलोकन करें, जिसकी वजह से हम सब यहाँ आए हैं। हमारा ये दौरा राजनीतिक नहीं है। सुनिए। तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं, तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, इसीलिए हम आए हैं। हालांकि दावे कितने भी हों, पर अयोध्या में सियासी पदों पर बैठे लोगों की जुटान इशारा जरूर राजनीति की तरफ ही करती है। फिलहाल चलते हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक के पास और उनसे समझते हैं अयोध्या में दिन भर रही इस हलचल को। अभिषेक, क्या कार्यक्रम रहा दिन भर आज का बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में, और पर्पस क्या था इसका? क्या वाकई मामला सिर्फ अयोध्या घूमने का ही था या कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी रहे? देखिए, बीजेपी के जितने बड़े कार्यक्रम हैं, इसे बिना सियासत से जोड़े नहीं देखा जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर जितने मुख्यमंत्री आए थे बीजेपी के, सब पहले काशी कॉरिडोर गए, प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया था। लेकिन उसके बाद जो उनकी मीटिंग थी, एक रामलला का दर्शन उनके लिए रखा गया और सभी जो मुख्यमंत्री हैं, और आज खुद जेपी नड्डा पहुंचे थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके साथ 8 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या आए। अयोध्या एयरपोर्ट पर बकायदा सब एक साथ जुटे और उसके बाद अयोध्या में सबसे पहले ये लोग सरयू के दर्शन को गए, वहां आरती की इन्होंने,
उसके बाद ये लोग हनुमानगढ़ी गए, जहां बजरंगबली के दर्शन किए और फिर रामलला के दर्शन किए। बाकायदा उन्होंने दर्शन के पहले जो राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है उसके बारे में देखा, जाना, रुचि ली। और शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ थे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपनी पत्नी के साथ थे, साथ साथ हेमंत विश्व शर्मा अपनी पत्नी के साथ थे, जेपी नड्डा अपनी पत्नी के साथ थे। तो परिवार के साथ ये एक पूरा दर्शन का कार्यक्रम था। जब हम लोगों ने बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि इसमें सियासत नहीं बल्कि उनमें आस्था देखी जानी चाहिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगले कुछ महीनों में चुनाव है, फरवरी में चुनाव होंगे, मार्च में नई सरकार बन जाएगी और उसके ठीक पहले इस तरह के मेगा इवेंट एक तरीके से होना, जिसमें कि 12 मुख्यमंत्री वाराणसी आते हैं, फिर 8 मुख्यमंत्री अयोध्या जाते हैं। तो बीजेपी के कहीं ना कहीं नजर में सियासत है। और आज जैसा कि जेपी नड्डा ने भी कहा, जब अखिलेश यादव के बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये जिस सरकार ने यहाँ गोलियां चलवाई हों, उनके नेता के बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी आस्था की बात कर रही हो, लेकिन उसके भी बैक ऑफ माइंड जो है सियासत है। और ये जो आज की यात्रा रही, उनकी आस्था के साथ साथ बीजेपी की सियासत भी इसमें जरूर दिखाई देती है। दिन भर अयोध्या में मौजूद इस हलचल से इतर अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर चित्रकूट में एक और जमावड़ा आज हुआ। वो जमावड़ा था देश भर से आए संतों का और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया हिंदू एकता महाकुंभ। चित्रकूट में आयोजित इस महाकुंभ के कार्यक्रम में देश भर से करीब 500 साधु संत पहुंचे हैं। हालांकि कहा गया कि यह महाकुंभ पूरी तरह से धार्मिक और गैर राजनीतिक रहा, लेकिन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत की बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थी और उसमें योगी आदित्यनाथ का भी पहुंचना मामले को सियासी लिहाज से पेचीदा बना रहा है। यूपी में चुनाव करीब हैं, फिर चुनावी मुद्दों में ही एक मुद्दा धर्म भी है, तो अब यह जुटान का मतलब सियासत से इतर मानने को कोई तैयार नहीं। फिलहाल चलते हैं आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा के पास और उनसे समझते हैं इस महाकुंभ की खास बातें और साथ ही इसका मकसद। अभिषेक, जो चित्रकूट में साधु संतों का जुटान हुआ है, इसके सियासी मायने क्या है? क्या ये राजनीति से प्रेरित दिख रहा है? देखिए, धर्मनगरी चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के जरिए देश भर के तमाम बड़े संतों ने शिरकत की और खास तौर पर 12 एजेंडों पर ये चर्चा हुई। ये जो चर्चा थी वो खास तौर पर हिंदू धर्म और उससे जुड़े हुए विषयों के को लेकर के दिखाई दी। खास तौर पर इसमें जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं मंदिरों और मठों की सुरक्षा को लेकर के था, जनसंख्या नियंत्रण एक मुद्दा था, लव जिहाद को लेकर के जो घटनाएं हो रही हैं उन पे रोक भी एक प्रमुख मुद्दा था, धर्मांतरण जो लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, अवैध धर्मांतरण, वो भी एक इसका विषय था। इसके साथ ही साथ अयोध्या और काशी में जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद ही अब मथुरा में भी जिस तरीके की सुगबुगाहट है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदू समाज के हितों की संरक्षण और उनका बचाव कहीं ना कहीं तमाम संतों ने एक साथ इस बात को कही। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे और उन्होंने एक संकल्प दिलाया। वो संकल्प था हिंदुओं के हितों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए काम करने की दिशा में। और इसके साथ ही साथ इस बात को बार बार दोहराया भी गया कि अगर जो लोग धर्म से अलग होते हुए दूसरे धर्म में चले गए हैं तो उनकी घर वापसी का संकल्प भी कहीं ना कहीं यहाँ दिखा। तो अगर इसके सियासी मायनों को देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले तमाम नेताओं के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और खासतौर पर हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी यूपी में काम करती नजर आती है, कहीं ना कहीं इस समागम के जरिए और इस महाकुंभ के जरिए जो संतों की राय बनी वो भी आने वाले चुनाव में भी असर डालेगी और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को एकजुट करने की भी कवायद यहाँ पर नजर आती है, जो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर आगे जिसका प्रभाव सीधे तौर पर चुनाव में देखने को मिल सकता है। अभिषेक, किन किन मामलों पर बात हुई है आज चित्रकूट में आयोजित संतों के इस महाकुंभ में और कौन कौन बड़े गैर राजनीतिक चेहरे वहां शामिल हुए? चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में खास तौर पर धर्मांतरण, लव जिहाद, मंदिर और मठों की सुरक्षा, इसके साथ ही साथ हिंदुओं समाज के लोगों की हितों की रक्षा करना, सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना, ये एक महत्वपूर्ण पहला था। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी कहीं ना कहीं बात की गई और
तमाम जितने भी संत समाज के लोग यहाँ जुड़े हुए थे वो बार बार इस बात को मुखरता से कह रहे थे कि हिंदू समाज की एकता, संत समाज की एकता ही इन तमाम विषयों को आगे रख सकती है और इसका एक मसौदा सरकार के आगे आने वाले समय में रखा जा सकता है। अगर इस महाकुंभ में कौन से चेहरे शामिल हुए तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो था वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का था। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम को आयोजक जिन्होंने इसको आयोजित किया वो जो कि चित्रकूट के तुलसी धाम के प्रमुख हैं और इसके अलावा जगत गुरु रामभद्राचार्य वो खास तौर पर इसका चेहरा थे। उन्होंने ही इन तमाम संतों को जोड़ने की कवायद की थी। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर, साध्वी ऋतंबरा, गुरु वेदांती, इसके अलावा अन्य अलग अलग संगठनों के जो महागुरु हैं वो भी इस मंच पर दिखाई दिए। और अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो राजनीतिक चेहरा तो कोई इस मंच पे नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना था, वो यहाँ नहीं पहुंचे। इसके अलावा कोई सियासी चेहरा इस मंच पे नहीं था, लेकिन तमाम जितने भी संत थे उन्होंने एक स्वर में कहीं ना कहीं हिंदू समाज के मुद्दों को उठाया और इसका असर सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे आने वाले चुनाव में भी हावी होते नजर आएंगे। तो एक तरीके से कहें तो प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से सही यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले इस महाकुंभ के जरिए इन तमाम मुद्दों को सामने रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अभिषेक मिश्रा। कल की बात है, कोर्ट ने लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ धारा बढ़ाने की मांग को स्वीकार किया था, क्योंकि एसआईटी ने अपनी जांच में पाया था कि किसानों पर गाड़ी चलाना आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों की सोची समझी साजिश थी। अब इस मसले पर आज जब लखीमपुर में ही पत्रकारों ने अजय मिश्रा टेनी से उनके बेटे आशीष मिश्रा पर बढ़ाई गई धाराओं के बारे में सवाल किया तो अजय मिश्रा पत्रकारों को धमकाने लगे और साथ ही हाथापाई भी करने लगे। सुनिए। सवाल मत करा करो। खराब है क्या? इधर लखीमपुर से कई सौ किलोमीटर दूर दिल्ली के संसद में भी हंगामा बरपा और वजह वही अजय मिश्रा टेनी। दरअसल आज विपक्ष केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा और बढ़ते हंगामे के बीच कार्रवाई स्थगित होती रही। हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूँ कम से कम मास्क को पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा, प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। 2 दफा संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी नाराज दिखे और उन्होंने लखीमपुर कांड पर सरकार के चर्चा न करने का विरोध किया। हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व है, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से पीयूष गोयल ने इस मसले पर सफाई देते हुए चर्चा से इनकार किया और मामले को कोर्ट के अधीन बताया। Also like to say that the other matter that you mentioned is sub judice and therefore there is no question of any discussion of this. Thank you. तो अब इस तमाम उठापटक के बीच आज दिन भर संसद का घटनाक्रम कैसा रहा, यही जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह से। सुबह से ही हंगामा मचा जब लगातार राज्यसभा और लोकसभा में हमने देखा कि अडजर्नमेंट नोटिस दिए थे विपक्षी नेताओं ने। राहुल गांधी ने लोकसभा में दिया अडजर्नमेंट नोटिस, तो सुष्मिता देव ने राज्यसभा में दिया और लगातार जो गहमा गहमी है, तू मैं है, वो बरकरार रही। राज्यसभा में तो ये कहा गया कि अडजर्नमेंट नोटिस अभी मिला है तो एडमिट नहीं किया गया और उसको लेके लगातार पोस्टर और बैनर और नारों के साथ विपक्ष ने खूब हंगामा काटा। लोकसभा में भी प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने एडजर्नमेंट नोटिस दिया, अच्छा है कि वो संसद की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और हम देखेंगे क्या करेंगे। पर सरकार का ये रुख है कि पहले से ही इसमें जांच हो रही है और जो जांच है वो अपना फैसला सुनाएगी, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, तो उसमें सरकार का कुछ कहना नहीं है। और ऐसे में लगातार जो बर्खास्तगी की मांग हो रही है गृह राज्य मंत्री की, उसको लेके सरकार कन्नी काट रही है।
राहुल गांधी ने 2 बार आज पार्लियामेंट में मीडिया से मुखातिब हुए और 2 बार उन्होंने हमला बोला सरकार पर, कहा कि प्रधानमंत्री आखिर इस मसले पर चुप क्यों हैं और वो लगातार दबाव बनाते रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा है अजय मिश्र टेनी। उधर ही उनका जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मीडिया से पत्रकारों से अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं और टिप्पणी जो कर रहे हैं, वो उसको लेकर भी लगातार सियासत गर्मा गई और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने ट्वीट करके कहा कि उनको उनके पद पर नहीं बने रहने दिया जाएगा। ऐसे में सभी विपक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे पर एकजुट दिखे और लगातार जिस तरह से अजय मिश्र टेनी दिल्ली में है, उसको लेकर भी अब गुरुवार को भी सियासत पार्लियामेंट में दिखाई और सुनाई पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए मौसमी सिंह। और अब बात अमेरिका से ही आई 2 खबरों पर। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ओर से भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के लिए नॉमिनेट किए गए लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसिटी ने भारत की मौजूदा सीमा परिस्थितियों पर चिंता जताई है और कहा है कि क्योंकि भारत एक कठिन पड़ोसियों के बीच स्थित है तो वो भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करने साथ ही हमलों को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और मजबूत भी करेंगे। गारसिटी ने ये सब बातें मंगलवार को सीनेट के सामने कहीं। उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाने से पहले सीनेट के सदस्यों ने उनसे कई सवाल जवाब किए। इस दौरान उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर वो भारत में एम्बेसडर अपॉइंट किए जाते हैं तो जोर शोर से मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठाएंगे। ये तो हुई एक खबर। दूसरी खबर है कि अमेरिका अब तिब्बत मसले पर फोकस कर रहा है जिस पर चीन ने 60 से ज्यादा सालों से क्रूरता से कब्जा किया हुआ है। और ये नई बात तो है नहीं, अमेरिका लगातार तिब्बत के समर्थन में रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश विभाग में तिब्बती मसलों के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर के रूप में अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उजरा जया को अपॉइंट किया जा सकता है। इसी कड़ी में अब अमेरिकी कांग्रेस के 60 से ज्यादा सदस्यों ने नए सीनेट में प्रेसिडेंट जो बाइडेन और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बैठक की अपील की है। वजह बताई है कि तिब्बत को लेकर अमेरिकी कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और तिब्बत को चीन का हिस्सा कहने की जो प्रथा दशकों से चली आ रही है उसे खत्म होना चाहिए। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी कांग्रेस की इस पहल के बाद तिब्बत का मोर्चा दोबारा से खुलेगा और भारत को इसका नुकसान होगा या फायदा, क्योंकि भारत इस मसले पर उतना मुखर नहीं है। पूछा मैंने दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्ष पंत से। भारत के लिए तो स्टेटस को बना रहे वो अच्छा है, क्योंकि तिब्बत का इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ज्यादा अगर ये उलझता है तो उसमें भारत भी उलझन में ज्यादा फंसता है। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में जिस तरह से चीन को लेकर विवाद चल रहा है और चीन को लेकर चीन की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका, तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग डेवलपमेंट नहीं है कि तिब्बत का मोर्चा भी खुलेगा और खुल रहा है, क्योंकि सारे ऐसे विषय जो चीन को लेकर आज तक ऐसा समझा जा रहा था कि सुलझ गए हैं, वो सारे विषयों पर एक बार फिर अमेरिका सोच रहा है, पुनर्विचार कर रहा है और उसी का नतीजा है कि हर मोर्चे पर, चाहे वो ताइवान हो, तिब्बत हो, साउथ चाइना सी हो, सारे विषयों पर अमेरिका एक बार फिर चीन की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। और तिब्बत में जो चीन ने किया है पहले और जो कर रहा है वो बड़ा स्पष्ट है कि वो उससे जो तिब्बत की लोकल कल्चर है, लोकल इकोनॉमी है, उसको काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जहां तक अमेरिकी कांग्रेस का सवाल है, वो सिर्फ इस बात को उठाएगी या इस बात को आगे ले जाने में कितना सक्षम है अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इस बात को कांग्रेस में उठाना, इस बात से ये कहना कि बाइडेन और दलाई लामा को मिलना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन इससे क्या तिब्बत के कॉज को कोई फायदा होगा या कोई सस्टेन्ड एक प्रेशर चीन पर बनाया जा सकेगा, ये दूसरी बात है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सस्टेन्ड प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका या अमेरिका के जो मित्र देश हैं, एलाइज हैं, वो तैयार हैं। हर्ष जी,
एरिक माइकल गार्सिटी भारत में अमेरिका के एम्बेसडर पद के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हिंदी भाषा और भारत की संस्कृति उनके करीब रही है, तो भारत के बॉर्डर की मुश्किलों पर जो उनका बयान आया है, क्या इससे ये लगता है कि अब अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का रक्षा कवच बनने जा रहा है? की जो उन्होंने कहा है वो कोई नया बयान तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ एम्बेसडर बन के आएंगे तो उनके बयान की जो वेट है उससे वो बढ़ जाता है। तो उन्होंने जो बातें अभी तक जैसे क्वाड डिक्लेरेशन में हुई थी और काफी अमेरिकी सीनियर ऑफिशियल्स ने इस बात को दोहराया है, तो वही उनका भी असेसमेंट है। और भारत और चीन के विवाद को लेकर अमेरिका का जो मत है वो काफी स्पष्ट पहले भी रहा है। पिछले 1.5 साल से अमेरिका इस बात को रेखांकित करता रहा है और उसी बात को उन्होंने भी दोहराया है। कोई नया इसमें मुझे नहीं लगता कोई नई चीज उन्होंने कोई दोहराई है, क्या कोई नया एक मोर्चा खोला है। लेकिन ये जरूर है कि जहां तक चीन का संबंध है, भारत और अमेरिका दोनों ने ये दिखाया है कि वो एक बार फिर जो उनके संबंध हैं आपस में, वो उनको एक बार फिर से रिवैल्यूएट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि चीन को लेकर कहाँ पर कोऑपरेशन हो सकता है। वो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हो सकता है क्वाड के लेवल पर, या वो बायलैटरल कोऑपरेशन हो सकता है जो इंडिविजुअल स्टेट जैसे चीन और अमेरिका, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में पहल हो सकती है। तो उसी को रेखांकित करते हुए ये बयान आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रोफेसर हर्ष पंत। हमारे सौरमंडल के बीच में मौजूद सूर्य से जुड़े ढेरों रहस्य अब तक अनसुलझे हैं। एक लंबे समय से साइंटिस्ट सूर्य के बारे में जानने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बहुत कुछ सामने नहीं आ सका है। उसका बड़ा कारण यह भी था कि सूर्य या उसके आसपास के हाई टेम्परेचर की वजह से इंसानी पहुंच तो वैसे भी मुमकिन नहीं है, साथ ही कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट का भी पहुंचना सूर्य के हाई टेम्परेचर की वजह से इम्पॉसिबल था। लेकिन अब यह आसान होता दिख रहा है। 2018 में भेजा गया नासा का स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के केंद्र के 13 मिलियन किलोमीटर भीतर पहुंच गया है। अब तक इंसान का बनाया कोई भी स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतने नजदीक नहीं पहुंचा है। यह पार्कर सोलर प्रोब अगले और 4-5 सालों तक सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो ये कौन सी नई जानकारियां इकट्ठा करेगा, कैसे काम करेगा, इन सब सवालों को लेकर हमने बात की आज तक .in में साइंस एडिटर रुचिक मिश्रा से। और सबसे पहले इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में उनसे पूछा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसे सूरज के इतने पास तक पहुंचाना आसान हो सका है। पहले तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि पार्कर नाम कैसे पड़ा है। अमेरिकन फिजिसिस्ट यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पे पड़ा है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर थे और बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जो सूरज को लेकर के लगातार काम करते हैं। अगर इस स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो ये करीब 50 किलो के आसपास का है और 1 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और करीब 2.3 मीटर ऊंचा है। और इसमें 343 वॉट की एक बैटरी भी लगी हुई है। सूरज के सामने जाना है तो कवच भी चाहिए, सुरक्षा कवच बहुत मजबूत चाहिए, इसलिए इसके चारों तरफ कार्बन कंपोजिट मटेरियल का एक 4.5 इंच का मोटा लेयर लगाया गया है ताकि अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जिन्हें विज्ञान की भाषा में पेलोड्स कहते हैं, वो सुरक्षित रह सके। इस यान को इस तरह से बनाया गया है कि ये सौर तूफान जो लहरें आती हैं, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस निकलते हैं सूरज से, उनका जो बहाव होता है उसको ये चीर करके निकल सके और उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का असर इस यान के किसी भी तरह के संचार प्रणाली पे ना पड़े। तो वो जो कवरेज है, कवर है चारों तरफ कार्बन कंपोजिट मटेरियल का, वो इन सारी चीजों से इसे बचाता है। ऋचिक, आपने पेलोड्स की बात की, तो उनके बारे में जरा बताइए कि कौन कौन से डिवाइसेस लगे हैं इसमें, वो कैसे काम करेंगे। पार्कर सोलर प्रोब में 5 तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसको फील्ड्स बुलाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जांच करेगा, रेडियो वेव्स की जांच करेगा, प्लाज्मा डेंसिटी देखेगा और इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर की जांच करेगा। दूसरा है इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, जिसको ISOIS कहा जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हैवी आयंस की जांच करेगा, चार्ज पार्टिकल्स के
गणित को समझने की कोशिश करेगा। तीसरा है वाइड फील्ड इमेजर फॉर सोलर प्रोब विस्पर, जो कोरोना और इनर हेलियोस्फीयर जो सूरज के अंदर का लेयर है उसकी तस्वीरें लेगा, वो भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप से। मतलब हमारे पास बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें आने वाली है। चौथा है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन अल्फाज एंड प्रोटॉन्स, इसको स्वीप नाम दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हीलियम आयंस की प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी गति, उनका घनत्व और उनके तापमान की जांच करेगा। और पांचवा है हेलियोस्फेरिक ओरिजिन्स विद सोलर प्रोब प्लस, जिसको हेलियो एसपीपी नाम दिया गया है। ये वैज्ञानिकों की जो मॉडलिंग का तरीका है, सूरज के एनर्जी और उससे संबंधित सारी जानकारियों को जुटाने का, उसको कैलकुलेशन का जो मॉडलिंग का तरीका है उसको सुधारने के लिए सही डेटा कलेक्ट करेगा सूरज के पास से। ऋचिक, अब तक सूरज के इतने करीब कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा है, तो कौन सी गुत्थियां सुलझेंगी, क्या उम्मीद है, और किन चीजों के बारे में पता लगेगा? पार्कर सोलर प्रोब जो है वो अभी क्लोजेस्ट अप्रोच पे नहीं है। अभी यह 79 लाख किलोमीटर की दूरी पर है सूरज की सतह। इसका जो सबसे नजदीकी सूरज से सामना होगा वो करीब 61 लाख किलोमीटर का होगा, जो साल 2025 में उसका आखिरी सर्कल होगा, चक्कर होगा, उसमें ये बताया जाएगा। जिन 3 बड़े रहस्यों का उद्घाटन हो सकता है इस प्रोब के वहां भेजने से, पहला तो ये है कि कोरोना जो है, जो सूरज का बाहरी लेयर है, जो एटमॉस्फेयर आता है, वहां पे हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का फ्लो कैसा है और सोलर विंड कैसे निकलते हैं, ये पता करना। दूसरा, सौर हवाओं की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का ढांचा और उसका डायनामिक्स, उसका मूवमेंट, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो पता करना। तीसरा, सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको हिंदी में हम आवेशित कण कहते हैं, जिनकी वजह से हमें स्वीडन, नॉर्वे और नॉर्थ पोल पे नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं, रंगीन नज़ारे दिखते हैं आसमान के ऊपर। वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका यातायात कैसे होता है सूरज से लेकर के धरती तक या उसके आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ऋचिक मिश्रा। तो इसी खबर के साथ वक्त आ गया है दिन भर को यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9953323303। नंबर एक बार फिर बता देता हूं, 9953323303। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर हैं रोहित अनिल त्रिपाठी और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।